हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूं। ये है एफआरबीएम एक्ट 2005। ये एक्ट क्या है, क्यों इसमें ज़रूरत पड़ी, क्या सेंटर में भी इस तरह का कोई एक्ट है, डिटेल में चर्चा करूंगा। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या हिमाचल प्रदेश फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या हिमाचल के जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं वहाँ पे भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज हम डिटेल में पहले समझते हैं कि एफआरबीएम एक्ट की ज़रूरत हिमाचल प्रदेश में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्या सेंटर में भी इस तरह का कोई एक्ट है। तो देखिए, मैं तो चलिए मैं ओवरव्यू आपको देने की कोशिश करूंगा। देखिए, जो फिजिकल ईयर होता है फाइनेंशियल ईयर 1979-80 में आपको पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, बाहर से सामान इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसमें क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी पे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो हमारे रिजर्व वगैरह होते हैं जहाँ से, क्योंकि आपको पता है कि हमने जब बाहर से सामान मंगवाना होता है तो उनको उन्हीं की करेंसी में या डॉलर में हमें पेमेंट करनी पड़ती है। जिसे क्या हो रहा था कि क्राइसिस आ रहे थे, तो इसके बाद क्या हुआ कि ये थोड़े इकोनॉमिक हमारे पास रिसेशन चलता रहा। बट 1990 में जब एक इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए, मेजर पॉलिसी चेंजेस हुई थी 1990 में, तो जिसे हम एलपीजी के नाम से भी जानते हैं। एलपीजी मॉडल क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इससे क्या हुआ कि इकोनॉमिक ग्रोथ होना शुरू हो गया था। और ये जो इंडियन इकोनॉमी है ऑलवेज हैज़ बीन फिजिकल डेफिसिट। ये फिजिकल डेफिसिट क्या है, इस पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। एन आउटकम ऑफ एन गवर्नमेंट स्पेंडिंग मोर देन इट्स इनकम मीन्स फिजिकल डेफिसिट का मतलब ये हुआ कि हमारी इनकम कम है और हमारे खर्चे ज़्यादा हैं। ये खर्चे ज़्यादा होने का कारण क्या था, हमारे जो ज़्यादा खर्चे हो रहे थे, ये आपको पता है सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है हमारा होता है कि जो हमने उधार ले रखा है स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसको वापस करना, वापस करने के साथ साथ उसका इंटरेस्ट की पेमेंट भी देनी। दूसरा, डिफेंस पे खर्चा होता है, पेंशनर पे खर्चा होता है, सब्सिडीज़ चलती रहती हैं, फूड, फर्टिलाइज़र और कंज्यूमेबल आइटम्स पे सब्सिडीज़ वगैरह हैं, उस पर भी खर्चे होते हैं। और कई बार हम क्या करते हैं कि हाउस वगैरह बनाते हैं, पॉवर्टी, हेल्थ एंड क्लीनलीनेस, ये कुछ एक मेजर हमारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम खर्चे होते हैं। तो होता क्या कि इनकम कम हो जाती है और खर्चे हो जाते हैं ज़्यादा किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो इसे जब खर्चे ज़्यादा हैं और इनकम कम है, इसे हम बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। तो इंडियन इकोनॉमी में अगर हम बात करें तो 1980 से जो इकोनॉमी जो एवरेज हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो 6% थी। ये 2003 तक अप्रॉक्सीमेटली 6% ही चलती रही। बट 2003 के बाद इमिडिएटली एकदम ये एक्सेलेरेशन आया और इकोनॉमिक ग्रोथ 6% से 9% अप्रॉक्सीमेटली पहुंच गई थी। आपको पता है 2008 में एक बार पूरे वर्ल्ड लेवल पे की इकोनॉमी पे ही क्राइसिस आ गए थे। तो बट 2008 तक जो थी ये 6% से 9% पहुंच गई थी। क्या कारण रहे होंगे इस एक्सेलेरेशन के, तो देखिए बाकी तो और भी कई कारण रहते हैं, बट जो मेन करें जो एक हमारा एफआरबीएम एक्ट इम्प्लीमेंट करने का जो एक रीज़न था सेंट्रल गवर्नमेंट पे, वो भी वन ऑफ मेजर इसमें चेंजेस जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी, वो भी कारण हो सकता है। तो देखिए, सेंटर में अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी एफआरबीएम एक्ट 2003 है, जिसे हम बोलते हैं फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। तो इसके आने के बाद भी थोड़ा हमारा इकोनॉमिक जो ग्रोथ जो पहले 6% थी उससे बढ़कर ये 9% पहुँच गई थी। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस एक्सेलेरेशन। अगली हम बात करें, देखिए इससे हुआ क्या। एफआरबीएम एक्ट 2003 जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे इंप्लीमेंट हुआ, तो इसमें एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन आए। ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या होते हैं, मींस इट इज एन एक्ट ऑफ सेटिंग स्पेसिफिक मॉनेटरी, मींस मॉनेटरी का मतलब होता है स्पेंडिंग एंड सेविंग गोल्स एंड मेजरिंग वनसेल्फ अगेंस्ट हाउ वेल दे आर अचीव्ड। मींस फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब है कि हमने कुछ ऐसे गोल्स और टारगेट फिक्स कर लेने कि मॉनेटरी, जिसमें कि हम खर्चा इतना
करेंगे, सेविंग इतना करेंगे, जिससे एक टारगेट जब फिक्स हो गए तो उसको हम बाद में मेजर कर सकें और हम बोल सकें कि कितना हमने इनको अचीव किया है। इसे बोलते हैं फिस्कल डिसिप्लिन। तो ये तो था सेंटर में। और आपको पता है जब सेंटर में या स्टेट गवर्नमेंट की हम बात करें, ये मैं पिछली स्लाइड में भी आपको बता चुका हूं, तो यहाँ पे जो फिस्कल डेफिसिट है, आपको पता है हर बार जो भी वेलफेयर गवर्नमेंट है वहाँ पे फिस्कल डेफिसिट होना तो स्वाभाविक है। तो इंडियन इकोनॉमी में हमेशा हाई फिस्कल डेफिसिट रहा है। इसका कारण जो क्या है कि खर्चे ज़्यादा हैं, इनकम कम है। तो जब आपको मैंने बता दिया कि हमारा डिफेंस पे बोरिंग जो इंटरेस्ट लिया है उसको जो इंटरेस्ट रिपेमेंट का, पेंशन पे, सब्सिडी पे, या जो हमने कुछ और वेलफेयर स्कीम्स बनाई है उस पर खर्च होने की वजह से फिस्कल डेफिसिट होता है। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। ये फिस्कल डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, इसको भी हम चलिए अब हम बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट। ये फिस्कल डेफिसिट को हिंदी में बोलते हैं राजकोषीय घाटा और रेवेन्यू को बोलते हैं राजस्व घाटा। ये फिस्कल डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। देखिए फिस्कल डेफिसिट में मीन्स, डेफिसिट तो इतना समझिए कि कोई घाटा हो रहा है। घाटा मीन्स जब घाटा कब होता है, जब खर्चे ज़्यादा होते हैं, इनकम कम होती है, उसे बोलते हैं घाटा। तो फिस्कल डेफिसिट मीन्स जब टोटल हमारे जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू द टोटल इनकम, तो उसे हम बोलते हैं, जब खर्चे ज़्यादा हैं और इनकम कम है तब ये जो इस तरह का जो घाटा होता है उसे बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। और रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है कि मान लीजिए रेवेन्यू आइटम होती हैं जो एक साल में इनकम हो रही है, आ रही है, उसे बोलते हैं रेवेन्यू। और एक साल में जो हम खर्चे करते हैं रेकरिंग खर्चे, जैसे मान लीजिए सैलरी ऑफ पेमेंट, पेंशन, सब्सिडी एक्सेट्रा, इस तरह के जो खर्चे होते हैं उन्हें बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब रेवेन्यू के खर्चे ज़्यादा हैं और एक साल की इनकम कम है उसे बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। तो अगर फिस्कल डेफिसिट को मैं इस पिक्चर के हिसाब से बताने की कोशिश करूं, जब हमारे टोटल किसी भी गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू टोटल इनकम, तो इसे बोलेंगे फिस्कल डेफिसिट। अब डेफिसिट तो हो गया फिस्कल का, इसको रिक्यूप भी करना पड़ेगा क्योंकि ये जो खर्चे हैं ये इन खर्चों को सरकार नहीं रोक पाएगी, तो इनके लिए सरकार को लेना पड़ता है लोन। लोन कहाँ से मिलता है सरकार को? सरकार को लोन मिलेगा एनएससी से, मीन्स नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इशू करती है गवर्नमेंट। फिर किसान विकास पत्र इशू करती है, वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है, आईएमएफ या अदर कंट्रीज से भी सरकार क्या करती है, लोन लेती है, ताकि ये जो ज़्यादा खर्चे हैं इनको जो है वो मीट आउट किया जा सके। अब ये जो खर्चे ज़्यादा हैं इन खर्चों को तो सरकार नहीं रोक सकती या उस पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बट अब सरकार को क्या करना पड़ता है, फिर इनकम कम है तो या तो इनकम अपना बढ़ाए। इनकम बढ़ाने के भी आपको पता है कि ये भी लिमिटेड से ही रिसोर्सेज रहते हैं, फिर सरकार को लेना पड़ता है लोन। अब ये जो लोन है, लोन ज़्यादा सरकार लेती रहेगी तो सरकार जो है वो दिवाली हो जाएगी। इसलिए इन्होंने बोला देयर शुड बी एन फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ताकि मीन्स ऐसे कोई टारगेट फिक्स किए जा सकें कि हम इतने परसेंट, अगर जो टोटल हमारा जीडीपी है इससे ज़्यादा हम लोन नहीं लेंगे, इतने परसेंट से ज़्यादा हम खर्चे नहीं करेंगे। इस तरह के कुछ फाइनेंशियल डिसिप्लिन सरकार को रखने पड़ने थे, सो दैट कि सरकार की ये जो लोन लेने की प्रवृत्ति थी इसको जो है वो कम किया जा सके। तो इसलिए ही एफआरबी एक्ट बना था। और अगर मैं बात करूं, आपने यहां देखा होगा बार बार हम बोल रहे हैं टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। थोड़ा सा इसको ओवरव्यू कर देता हूं। देखिए टोटल इनकम का मतलब ये है कि इनकम दो टाइप की होती है, एक होती है कैपिटल इनकम और एक होती है रेवेन्यू इनकम। कैपिटल इनकम का मतलब ये है कि जो बड़े बड़े सोर्सेस से सरकार को असेट्स बेच के जो इनकम हो रही है उसे बोलते हैं कैपिटल इनकम। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई कंपनी बेच दी, लैंड एंड प्लांट एंड मशीनरी बेच दी, कोई लैंड बेच दी सरकार ने, उससे जो इनकम होती है वो होती है कैपिटल इनकम, क्योंकि ये वन टाइम ही होती है, बार बार रेकरिंगली नहीं होती। मान लीजिए कोई बिल्डिंग बेच दी, उसका राइट सरकार का चला गया, उससे इनकम फिर नहीं होगी। बट ये जो रेवेन्यू इनकम है, ये इनकम वो होती है जो सरकार को रेकरिंगली आती रहती है। मान लीजिए स्टैंप ड्यूटी, इनकम टैक्स, जीएसटी, इस तरह की जो इनकम्स हैं, या मान लीजिए एग्रीकल्चर वाले अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेच रहे हैं, हॉर्टिकल्चर वाले अपने प्रोड्यूस बेच रहे हैं, उससे जो इनकम हो रही है, या फिर पावर कॉर्पोरेशन वाले अपनी इलेक्ट्रिसिटी पावर बेच के जो इनकम हो रही है, उन्हें बोलते हैं रेवेन्यू इनकम। तो इसे आप एक बार देख लीजिए कि कैपिटल रिसिप्ट क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। और
इसी तरह आप रेवेन्यू के भी जो एक साल में जो सरकार को रेवेन्यू आता है, जो इनकम आती है, वो देखिए स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, लैंड रेवेन्यू वगैरह से आती है। और स्टेट के भी अपने टैक्सेस होते हैं, जैसे स्टेट टैक्स, सेल टैक्स, पैसेंजर टैक्स, गुड्स टैक्स और व्हीकल टैक्स, इस तरह के जीएसटी, लग्जरी टैक्स, इस तरह के इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, इस तरह के जो सरकार को टैक्स लगा के इनकम होता रहता है एक साल के लिए, जिन्हें हम बोलते हैं रेवेन्यू इनकम। और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होता है, जैसे मान लीजिए पावर कॉर्पोरेशन वाले बिजली बेच रहे हैं, फॉरेस्ट वाले अपने फॉरेस्ट के प्रोड्यूस बेच रहे हैं, फिशरी वाले अपनी मछलियाँ बेच के इनकम हो रही है। इस तरह की जो इनकम होती है वो भी रेवेन्यू इनकम है, क्योंकि ये हर साल सरकार को इस तरह की रेवेन्यू आते रहते हैं। और इनको हम जनरली देखिए, जो रेवेन्यू शिफ्ट है उसको रेवेन्यू नेचर के जो एक्सपेंचर है उन्हीं पे हम खर्च करते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंचर क्या होते हैं, जैसे सैलरी देनी, बेसिस देना, सरकार की ग्रांट इन एड देनी, पेंशन्स, कंट्रीब्यूशन, जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट रिपेमेंट करना, रिपेयर करवानी बिल्डिंगों की, या मेजर वर्क, माइनर वर्क, या टीए, एमआर बिल, इस तरह के जो खर्चे हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंचर इन्हें हम बोलते हैं। तो देखिए, अभी मैंने इतना तो बता दी कि ये जो डेफिसिट हो रहा था, सरकार को जो घाटा हो रहा था, रेवेन्यू डेफिसिट था या फिस्कल डेफिसिट था, इसको रिकूप करने के लिए ये जो खर्चा था, इस गैप को पूरा करने के लिए सरकार ले रही थी, बोरिंग कर रही थी, लोन ले रही थी। अब लोन ज़्यादा सरकार लेती रहेगी तो आपको पता है सरकार क्या होगा कि फिर सरकार की लायबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, जितनी इनकम होगी उससे ज़्यादा तो उसके लोन रिपेमेंट के जो इंटरेस्ट है उसी पे खर्च हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने बोला कि देयर शुड बी अ फाइनेंशियल डिसिप्लिन, कि ताकि कोई सरकार टारगेट ऐसे फिक्स करे कि इससे ज़्यादा हम जो लोन नहीं लेंगे, या फिर सरकार इससे ज़्यादा खर्चे नहीं करेंगे, या एक कोई टारगेट रखें सरकार कि कोई इतना हमने जीडीपी को बढ़ाना है या इतना हमने रेवेन्यू के सोर्सेज बढ़ाने हैं। ये सारा जो एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्ट बना। जो सेंटर में जो एक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को गवर्न करता है, मींस सेंट्रल गवर्नमेंट में जो इंप्लीमेंट होता है उसे बोलते हैं एफआरबीएम एक्ट 2003, जो सेंटर के लिए है। हमारा स्टेट गवर्नमेंट के लिए एफआरबीएम एक्ट 2005 है, हिमाचल प्रदेश का। अगर मैं इसका पूरा नाम लूँ तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2005। और ये कब हिमाचल प्रदेश में इंप्लीमेंट हुआ था, ये हुआ था 21 अप्रैल 2005। इसमें 3 स्टेप हैं। देखिए, पहला जो स्टेप है एफआरबीएम एक्ट में, कि कोई मीडियम टर्म फिजिकल प्लान बनाना पड़ेगा। पहले तो बनाएंगे और बनाने के बाद उसको ले करेंगे, मीन्स बजट में, लेजिस्लेटिव असेंबली में रखेंगे और वहाँ से इसको पास कराएंगे। नंबर 2, फिजिकल मैनेजमेंट प्रिंसिपल, मीन्स देखिए ये तो हमने प्लान तो बना लिए, बट फिजिकल जो उसको मैनेज करने के लिए कुछ प्रिंसिपल बनाएंगे, वो भी इन्होंने दूसरा स्टेप है। और तीसरा, इसमें कुछ टारगेट रखे जाएंगे। सिर्फ टारगेट ही नहीं रखने, उन टारगेट को मेजर भी किया जाएगा और इनको एनफोर्स किया जाएगा ताकि इसका कंप्लायंस हो सके। ये 3 स्टेप हैं जो एफआरबीएम एक्ट में 2005 जो है उसमें बताए गए हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम इसकी बात कर लेते हैं। तो पहले तो इन्होंने बोला कि मीडियम टर्म फिजिकल प्लान टू बी लेड बिफोर द लेजिस्लेटिव, मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली में मीडियम टर्म फिजिकल प्लान रखें। मीडियम टर्म फिजिकल प्लान क्या हो सकते हैं, जैसे कि इन्होंने बोला कि it include an assessment of sustainability relating to balance between revenue receipt and revenue expenditure। जितनी देखो एक बैलेंस बनाना पड़ेगा रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंचर। रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंचर आप समझ चुके हैं कि मैंने बता दिया कि क्या क्या सोर्सेज हैं। जो एक साल के जो इनकम हो रही है उसे बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, और एक साल के जो खर्चे होते हैं जैसे सैलरी, बेसिस वगैरह पे, या पेंशन रिपेमेंट, लोन की इंटरेस्ट रिपेमेंट के लिए, तो उस तरह के खर्चों को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंचर। फिर दूसरा, यूज ऑफ कैपिटल रिसिप्ट इंक्लूडिंग बोरिंग फॉर जनरेटिंग प्रोडक्टिव एसेट्स, मीन्स ये जो कैपिटल रिसिप्ट हो रही है सरकार को, या जो सरकार लोन ले रही है, उसको ऐसे ही खर्च ना करके उसको ऐसे एसेट्स पे, प्रोग्रेसिव एसेट्स पे खर्च करना, ताकि वहाँ से कुछ सरकार को रेवेन्यू जनरेट हो सके। और तीसरा जो मेन चीज़ थी इसमें, एन इवैल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फिजिकल इंडिकेटर इन द ईयर प्रीवियस ईयर, बीज अबीज, मीन टारगेट रखे जाएंगे, पिछले साल के साथ उनको कंपैरिजन किया जाएगा। फोर्थ, अ स्टेटमेंट ऑन द रिसेंट इकोनॉमिक ट्रेंड एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्टिंग फिजिकल पोजिशन ऑफ द स्टेट। और फिफ्थ, द स्ट्रेटेजिक
प्रायोरिटीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन द फिजिकल एरिया फॉर इंश्योरिंग फाइनेंशियल ईयर। तो ये थे मीडियम टर्म फिजिकल प्लान। इन्होंने बोला कि फर्स्ट 4 सालों में इनको रोल आउट किया जाएगा, मीन्स 2009 तक इनको रोल आउट किया जाएगा फॉर फिजिकल इंडिकेटर प्रिस्क्राइब्ड विद स्पेसिफाई स्पेसिफिकेशन एंड अंडरलाइंग अजम्पशन। और इसमें क्या था, द स्टेट गवर्नमेंट शेल इन ईच फाइनेंशियल ईयर ले बिफोर द लेजिस्लेटिव असेंबली अ मीडियम टर्म फिजिकल प्लान अलॉन्ग विद द एनुअल बजट। तो ये था जो इन्होंने बताया कि मीडियम टर्म फिजिकल प्लान जो थे वो रखे जाएंगे, ले किए जाएंगे लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा में। दूसरा जो इसमें मेन काम था वो था फिजिकल मैनेजमेंट प्रिंसिपल, मीन्स ये जो फिजिकल मैनेजमेंट है और ये जो फिजिकल मैनेजमेंट के लिए कुछ प्रिंसिपल बनाए जाएं ताकि इनको प्रॉपर्ली जो वो इम्प्लीमेंट किए जा सके। तो इसके लिए क्या किया गया, द स्टेट गवर्नमेंट शैल टेक एप्रोप्रिएट मेजर टू रिड्यूस द रेवेन्यू डेफिसिट एंड मैनेज द डेट कंसिस्टेंट विद द फिजिकल स्टेबिलिटी। और दूसरा इसमें किया गया, द स्टेट गवर्नमेंट शैल बी गाइडेड बाय अ फॉलोइंग fiscal management principle, namely maintain state government debt at prudent level, to manage guarantee and other contingent liability prudently with particular reference to the quality and level of such liability, to ensure that policy decision of the state government have due regard to their financial implication on the future। और इसमें और चीज़ बताएगी, टू ensure a reasonable degree of stability and predictability in the level of tax burden। to फिफ्थ जो है वो टू maintain the integrity of the tax system by minimizing special incentive concession and exemption। और सिक्स जो है टू pursue tax policies with due regard to economic efficiency and compliance cost। और सेवन्थ जो है टू परस्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू पॉलिसी विद ड्यू रिगार्ड टू कॉस्ट रिकवरी एंड इक्वलिटी, टू एंश्योर दैट फिजिकल असेट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर प्रॉपरली मेंटेन एंड टू डिस्क्लोज सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू अलाउ द पब्लिक टू स्क्रूटनाइज द कंडक्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी एंड स्टेट ऑफ द पब्लिक। ये जो इसमें इन्होंने बताया गया है कि प्रिंसिपल क्या क्या हो सकते हैं। और तीसरी जो मेन इसमें स्टेप था, फिजिकल मैनेजमेंट टारगेट्स। फिजिकल मैनेजमेंट के लिए पहले तो उन्हें प्रिंसिपल बना दिए, अब एक टारगेट बनाने पड़ेंगे ताकि उनको अचीव करना, उनको एनफोर्स करना। तो इसके लिए क्या किया गया, फिजिकल मैनेजमेंट टारगेट, द स्टेट गवर्नमेंट शैल इलिमिनेट रेवेन्यू डेफिसिट बाई फाइनेंशियल ईयर 2011-12 एंड मेंटेन रेवेन्यू सरप्लस देयर आफ्टर। रिड्यूस, दूसरा जो था रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट 3.5% से कम कर करके ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाई फाइनेंशियल ईयर 2010-11 इसको 3% कर देना और या उससे कम कर देना, कब 2011-12 के फाइनेंशियल ईयर में। एंड मेंटेन फिजिकल डेफिसिट एट द लेवल ऑफ 3% और लेस ऑफ द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और दूसरा जो था इसमें रिड्यूस आउटस्टैंडिंग डेट टू 49.7%, 47% and 44.4%, 42.1% and 40.1% of the gross domestic product by the financial year 2010-11, 11-12, 12-13 and 13-14 and 14-15 respectively। इस तरह ये एक टारगेट रखा गया, मेंटेन आउटस्टैंडिंग रिस्क paid guarantee on long-term debt below 40% of the total revenue received in preceding financial year for which actual are available as per financial account। तो ये थे जो कुछ इन्होंने टारगेट रखे। और तो ये थे कुछ टारगेट जिन्हें फिजिकल मैनेजमेंट एक्ट में रखा गया। और अब मैंने बताया था कि इनको सिर्फ टारगेट को रखा नहीं जाना, इनको मेज़र भी करना फिजिकल ट्रांसपेरेंसी के लिए और ताकि इनके कंप्लाइंस हो सके। तो इसके लिए क्या किया गया कि मेज़र फॉर फिजिकल ट्रांसपेरेंसी, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, सुटेबल मेजर करेगी टू इंश्योर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन इट्स फिजिकल ऑपरेशन इन द पब्लिक इंटरेस्ट एंड मिनिमाइज एज फार एज practicable secrecy in the preparation of the annual budget plan, provided that state government shall have the power to withhold any such information which would adversely affect the interest of the state exchequer। और दूसरा इसमें क्या किया गया कि the state government shall at the time of presentation of the annual budget
financial budget disclosed in a statement in the form as may be prescribed. The significant changes in the accounting standard, policies and practices affecting or likely to affect the computation of the prescribed fiscal indicator, or we as far as practical and consistent with public interest, the contingent liability created by way of guarantee the liabilities arising out of the borrowing by public sector undertaking and special purpose vehicle and other equipment instrument bear liability for repayment is on the state government. All claim and कमिटमेंट्स मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट हैविंग पोटेंशियल बजट इम्प्लीकेशन। तो ये था जो FRBM एक्ट में आपको पढ़ने को मिलेगा। मैंने कोशिश करी है इसको आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की। अगर आप नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल का नाम है HP नोटिफिकेशन बाय संख्यान। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ढेरों वीडियो आपको एम्प्लॉय से रिलेटेड यहाँ पे मिलने वाली हैं। नए जुड़े हैं तो चैनल इस तरह की वीडियो देखने के लिए कीप वॉचिंग HP नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।